सभी को नमस्कार। मेरे नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेईमान जमींदार। बात आज़ादी के कुछ समय बाद की है, जब रैना गांव के लोग प्रकृति के गोद में बसे एक सुंदर से गांव में रहते थे और हर एक तरफ खुशहाली थी। प्रकृति से ही उस गांव का पालन पोषण चल रहा था। दूसरी तरफ उस समय बाजार व्यवस्था में मानो लहर टूट पड़ी हो। ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों की कटाई हो रही थी ताकि लकड़ी की मांग को पूरा किया जा सके। मजदूरों का सरदार कहता है, सुनो, अब तुम सब काम पर लग जाओ। ये बहुत बड़ा जंगल है, अगर हम लगे रहेंगे तो ये काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। गांव के एक आदमी जग्गी कहता है, ये क्या, ये सारे लोग हमारे जंगलों में क्या कर रहे हैं? ऐसा ही रहा तो हमारे सारे पेड़ तो ये काट देंगे। हमें यह बात गांव वालों को बतानी होगी। वो तुरंत भाग के गांव चला गया और गांव की आपातकालीन स्थिति में बजने वाली घंटी को बजाने लगा। यह घंटी केवल तभी बजाई जाती है जब कोई सूचना कम समय में पूरे गांव को बतानी हो। पूरा गांव पंचायती भवन के सामने इकट्ठा हो गई। लोग आपस में बातचीत करने लगे। एक बूढ़ा आदमी कहता है, इस समय ऐसा क्या बात है जिसके लिए आपातकालीन घंटी बजानी पड़ी? एक आदमी कहता है, जरूर कोई ज़रूरी सूचना होगी, कोई मजाक थोड़ी ही ना करेगा। एक आदमी कहता है, जग्गी बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जग्गी कहता है, नहीं दादाजी, गांव के पास वाले जंगलों में कुछ लोग अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। एक औरत कहती है, क्या, कौन है वो लोग? जग्गी कहता है, मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन वो सब बहुत सारे हैं, हमें उन्हें रोकना चाहिए। चलो सब उन्हें मिलकर रोकें। जंगल पहुंचकर एक आदमी कहते हैं, क्यों भाई, हमारे जंगल को क्यों काट रहे हो? पेड़ों को काटना बंद करो। चलो जाओ, वरना वो हाल करेंगे कि आज के दिन को कोसोगे पूरे ज़िंदगी भर। इसके बाद गांव वाले और वहाँ लकड़ी कटवा रहे कुछ पहलवान बदमाश दोनों आपस में लड़ने लगे। गांव वाले उन पहलवानों के सामने नहीं टिक पाए और वो सब छोड़कर गांव की तरफ लौट गए। फिर से आपातकालीन घंटी बजाई गई। गांव की एक औरत कहती है, आप सब ठीक तो है ना? ये आप सबको क्या हो गया? एक आदमी कहते हैं, उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, अब हम क्या करें? उन्होंने तो कोई सारे पेड़ काट दिए हैं। एक बूढ़ा आदमी कहते हैं, हमें जमींदार जी के पास जाना चाहिए, हम उनसे विनती करेंगे तो वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। एक आदमी कहते हैं, ठीक कहा चाचा जी आपने, हम सब कल उनके पास जाकर इन सब के बारे में बताएंगे। अगली सुबह सभी एक साथ जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार कहता है, आप सब यहाँ? गांव वाले कहते हैं, प्रणाम जमींदार साहब। जमींदार कहते हैं, प्रणाम, कहो कैसे आना हुआ? बूढ़ा आदमी एक कहता है, जमींदार साहब, कुछ पहलवान हमारे गांव के जंगलों को काट रहे हैं। वो बहुत ही ताकतवर है, हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। जमींदार कहता है, आप सब चिंता मत करिए, मैं देख लूँगा उन सब को। जमींदार ने कुछ लोगों से कहा, जाओ और उन लोगों को पकड़ कर ले आओ, हमारे जंगल को जो काट रहे हैं। जमींदार कहता है, आप सब अब बेफिक्र होकर घर जाइए, मेरे होते हुए फिक्र मत करो। आदमी कहता है, आप सब अब चिंता मत करो, जमींदार जी ने कहा है ना, वो सब ठीक कर देंगे, इसीलिए अब सब अपनी चिंता त्याग दो। उसके बाद सभी अपने कामों में लग गए। एक दिन गांव का एक आदमी जंगल के रास्ते से अपने घर आ ही रहा था कि तभी वो देखता है कि कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। वह यह बताने के लिए तेज़ी से गांव की तरफ भागता है और बिरजू से मिलता है। बिरजू कहता है, क्या हुआ किशोर भैया? किशोर कहता है, कुछ लोग जंगल को फिर से काट रहे हैं। बिरजू कहता है, क्या लगता है फिर से जमींदार साहब को बताना होगा, ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। इसके बाद बिरजू जमींदार साहब के घर पहुंचा। बिरजू कहता है, प्रणाम जमींदार साहब,
जंगल में फिर से वो लोग पेड़ काट रहे हैं। जमींदार कहता है, तुम्हें कैसे पता? बिरजू कहता है, वो आज ही किशोर जंगल के रास्ते घर आ रहा था, तब उसने देखा। उसने जैसे ही यह बात मुझे बताई, मैं आपके पास आ गया। जमींदार कहता है, मतलब तुमने यह बात किसी को नहीं बताई? बिरजू कहता है, मुझे जैसे ही इन सब के बारे में पता चला, मैं तुरंत आपके पास आ गया, इसीलिए किसी को बताने का वक्त ही नहीं मिला। आप जल्दी से उन्हें पकड़ लीजिए। मैंने उसे कह दिया है कि वो गांव वालों को न बताएं। वो लोग इस वजह से फिर से चिंता में आ जाएंगे। जमींदार कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने। तभी जमींदार अपने एक पहलवान को बुलाता है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा लट्ठा होता है। जमींदार की बात सुनकर पहलवान बिरजू के पीछे जाकर उसके सिर पर हमला करता है। जमींदार कहता है, मेरा काम खराब करेगा, सब के सब ध्यान से सुन लो। उस किशोर को गांव में ढूंढो और जहां भी मिले उसका भी काम तमाम कर दो। जाओ जल्दी, अगर गांव वालों को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। बिरजू की पत्नी कहती है, कितना समय हो गया है, वो अभी तक नहीं आए। बिरजू का बेटा कहता है, क्या हुआ माँ, पिताजी कहाँ हैं? बिरजू की पत्नी कहती है, पता नहीं बेटा, चलो तुम सो जाओ, वो आ जाएंगे। अगली सुबह पत्नी उठी और घर में अंदर देखने लगी। वहाँ उसे बिरजू नहीं दिखा। वो गांव के लोगों के पास पूछताछ करने गई। बिरजू की पत्नी कहती है, आपने पिंटू के पापा को देखा है क्या? वो कल शाम से घर नहीं लौटे। एक आदमी कहता है, आखिरी बार मैंने उसे किशोर के साथ देखा था, एक बार किशोर से पता करके देख लो। बिरजू की पत्नी कहती है, दीदी किशोर से बात हो सकती है? किशोर की माँ कहती है, वो तो कल रात से नहीं लौटा है, मैं कल से ही उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। बिरजू की पत्नी कहती है, दीदी मुझे किसी ने बताया कि आखिर बार किशोर और मिंटू के पापा साथ में थे। मुझे तो डर लग रहा है, उन्होंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं किया। जहाँ भी जाते थे मुझे बता के जाते थे। किशोर की माँ कहती है, मैं कहती हूँ हमें गांव में सबको बता देना चाहिए। बिरजू की पत्नी कहती है, हाँ मैं अभी सबको बता देती हूँ। बिरजू की पत्नी एक बार फिर से आपातकालीन घंटी बजाई। गांव की मुखिया जी कहते हैं, क्या हुआ बेटी, ऐसा क्या हो गया कि तुमने हम सबको यहाँ अचानक बुला लिया? बिरजू की पत्नी कहती है, मुखिया जी कल दिन से मेरे पति और किशोर भैया घर नहीं लौटे हैं। अब शाम होने को आई है, मेरा तो मन घबरा रहा है। आप सब उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करिए ना। मुझे पता चला है कि वो आखिर बार किशोर के साथ थे और फिर चले गए, लेकिन तब से किशोर और मेरे पति दोनों ही घर नहीं लौटे। मुखिया जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम ढूंढते हैं उन्हें। मुखिया जी कहते हैं, सुनो भाई कतवाल, पता करो दोनों लड़के कहाँ गए, किस किस से मिले, सब पता करो। कोतवाल कहते हैं, जी मुखिया जी। इसके बाद कोतवाल पूरे गांव में बिरजू और किशोर को ढूंढता है, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। आखिर में वो जमींदार साहब के घर जाता है। जमींदार कहता है, अरे कोतवाल जी कैसे आना हुआ? कोतवाल कहता है, जमींदार साहब वो कल से बिरजू और किशोर की कोई खबर नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ उन्हें ढूंढूं। उनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। जमींदार कहता है, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, बताओ, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। कोतवाल कहता है, मुझे बस कहना था कि अगर आपने कहीं देखा हो उन्हें तो आप हमें बताइए ताकि पता चल सके कि वो दोनों कहाँ गए हैं। जमींदार कहता है, नहीं कोतवाल जी, हमें कहाँ से उन दोनों की खबर होगी, हम तो अपने काम में ही इतने उलझे रहते हैं कि हमें तो हमारी खबर ही नहीं रहती, तो उन दोनों की खबर कहाँ से होगी भला? पर अगर कुछ पता चला उन दोनों के बारे में तो ज़रूर बता देंगे तुम्हें। इसके बाद कोई दिनों पूरा गांव दोनों को ढूंढता रहा, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। एक दिन पता करते करते जब कोतवाल पास के गांव से उन दोनों की पूछताछ करके जंगल के रास्ते लौट रहा था, तभी उसे वो पेड़ों को काटने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ का पीछा करता है।
वह पेड़ के पीछे से सब कुछ देखता है और शांति से वहाँ से निकलकर गांव पहुँच जाता है। कोतवाल कहता है, मुखिया जी, कुछ लोग फिर से जंगल को काट रहे हैं। मैं जब आसपास के गांव से पूछताछ करके जंगल के रास्ते वहां से लौट रहा था, तभी मैंने उन्हें पेड़ों को काटते हुए देखा, इसीलिए आप सभी को बताने जल्दी से यहाँ आ गया। मुखिया कहता है, बहुत सही काम किया तुमने। चलो अब उन सबको हमें ही वहाँ से हटाना होगा। वो जमींदार तो कभी भी किसी काम का नहीं था, लालची कहीं का। चलो सब। एक आदमी कहता है, हाँ चलो सब। आज तक केवल हमने इस जंगल से कुछ ना कुछ लिया ही है, आज इसे देने की बारी हमारी है और हम अपना ये कर्तव्य जरूर निभाएंगे। सुनो भाइयों, अब हम सबको एक होना होगा। औरत कहती है, आपने ठीक कहा भैया, हम अपने जंगल की रक्षा करेंगे और इन जंगलों को कुछ नहीं होने देंगे। धीरे धीरे सबने एक साथ जंगलों को बचाने का फैसला किया और सबके सब जंगल की ओर चल पड़े। गांव की सभी लोग एक एक पेड़ से लिपट जाते हैं ताकि किसी भी पेड़ को काटा ना जा सके। मजदूरों का सरदार कहता है, तुम सब यह क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। एक आदमी कहते हैं, हम इन पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। मजदूरों का सरदार कहता है, तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। मजदूर का सरदार कहता है, इन सब को तब तक मारो जब तक ये यहाँ से भाग न जाएं। सबने मिलकर उन सबको बहुत मारा। पूरी तरह मार खाने की वजह से कुछ लोगों ने अपने प्राण वही दे दिए। मजदूरों का सरदार कहता है, लगता है हमने इन्हें ज़्यादा ही मार दिया है। यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पहलवान कहता है, अब हम क्या करें, अगर हम पकड़े गए तो। मजदूरों का सरदार कहता है, करना क्या है, घर चलो सब, रात को वैसे भी जंगली जानवर आकर इन्हें खा जाएंगे। उन सब के जाने के बाद वहाँ बनदेवी प्रकट हुई। बनदेवी कहती है, उठो मेरे बच्चों। बनदेवी ने अपने हाथ को एक टहनी में बदला और टहनी ने अचानक से एक फूल का रस निकालकर उन सब के मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। बनदेवी कहती है, उठो मेरे बच्चों। सबको धीरे धीरे होश आने लगा और घाव भी ठीक होने लगे। आप कौन है देवी? बनदेवी कहती है, मैं बनदेवी हूँ। इन बोनों में मेरे प्राण बसते हैं और तुमने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए मेरे प्राणों के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। अब ये लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ोगे। तुम्हें जब जब प्रकृति की ज़रूरत होगी, प्रकृति स्वयं ही तुम्हारी मदद करने आ जाएगी। उसके बाद वो गायब हो गई। कुछ देर बाद जमींदार और उसके आदमी वहाँ पहुँचे। जमींदार कहता है, तुमने उन सबको वहाँ क्यों छोड़ा? अगर किसी को पता चल गया तो खामोखा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वहाँ पहुँचते ही सबको जलाना है, समझे? कहाँ छोड़ा था तुमने उन्हें? पहलवान कहता है, बस थोड़ा और आगे, वो सब वहीं पड़े होंगे। अगर जंगली जानवरों ने उन्हें नहीं खाया होगा तो। वो सभी थोड़ा और आगे चलते हैं। पहलवान कहता है, यही जगह थी मालिक। जमींदार कहता है, कहाँ है वो सब? पहलवान कहता है, मालिक, लगता है उन सबको जंगली जानवर ले गए। वैसे भी ये जंगल काफ़ी घना है। जमींदार कहता है, तुम लोगों से कोई काम पूरा नहीं किया जाता। खैर जो भी हो, अभी इस अधूरी लकड़ी के काम को पूरा करते हैं। जल्दी काम शुरू करो और ये काम जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। पहलवान ने कुल्हाड़ी से जैसे ही पेड़ काटना शुरू किया, वनदेवी द्वारा जीवित किए हुए सभी लोग वहाँ पहुँच गए। राघव कहता है, रुको। जमींदार कहता है, तुम सब जिंदा हो, मार दो इन्हें। राघव कहता है, हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। तुमसे बड़ा लालची यहाँ और कौन है? सब सोचते रहे कि तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन तुमने हमारे साथ ही धोखा किया। जमींदार कहता है, तुम सब तो मूर्ख हो, तुम्हें क्या पता इन सब से कितना फ़ायदा होता है। तुम तो गरीब के गरीब मरोगे, लेकिन मैं तुम लोगों जैसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि पैसे कैसे कमाते हैं, समझे? जमींदार कहता है, मार दो इन्हें, कई बच नहीं पाए। पहलवान ने जैसे ही कुल्हाड़ी से उन लोगों पर प्रहार किया, पेड़ की टहनियाँ ने आकर उसे जकड़ लिया। जमींदार कहता है, ये क्या हो रहा है? मारो उसे फिर से। इस बार
पेड़ की टहनियाँ ने जमींदार को भी जकड़ लिया। जमींदार कहता है, छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है, ये पेड़ भला हमें कैसे जकड़ रहे हैं। राघव कहता है, क्यों छोड़े तुम्हें, बताओ, तुमने छोड़ा इन जंगलों को? तुम्हारे आदमियों ने एक बार भी नहीं सोचा इन जंगलों और हमें मारने से पहले कि घर पर हमारे माँ बाप, पत्नी और बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे। जमींदार कहता है, अरे राघव, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। हाँ, जितना तुम कहो उतना। राघव कहता है, पहले सच बताओ कि बिरजू और किशोर कहाँ हैं। जमींदार कहता है, अरे वो मैंने लालच में आकर उन्हें मार दिया है, मुझे माफ़ कर दो। बिरजू की पत्नी कहती है, क्या, ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो बस वनों की रक्षा करना चाहते थे, उन्हें ऐसा दंड क्यों? राघव कहता है, हे वन देवी, यही है आपके अपराधी, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। जमींदार कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। राघव कहता है, आज से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगी। वन देवी कहती है, ठीक है बच्चों, हमारी आने वाली सारी पीढ़ियाँ आपकी सदैव सुरक्षा करेंगी। इसके बाद से रैनी गांव के लोग वनों की सुरक्षा के लिए हर संभव कार्य करने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे ताकि जंगल हमेशा सुरक्षित रहे। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।